नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र दोस्तों छात्रों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों प्रश्न पत्र स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर बनी घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर है। इसका विषय कोड दोस्तों है 401 और दोस्तों इसमें जो है टोटल जो है इसके मार्क्स हैं दोस्तों 75। तो दोस्तों देखते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों इसमें कि सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प चयन करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो दोस्तों पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और परमार रासो। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का सबसे जो लोकप्रिय काव्य है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों रामचरितमानस। और दोस्तों इस रामचरितमानस के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। मेघ आय रचना किसकी है बताना दोस्तों। मेघ आय रचना किसकी है। महादेवी वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रा नंदन पंत और राजेश जोशी। तो दोस्तों ये रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी सहायक सिद्ध होगा आपकी दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए और दोस्तों ये जो है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम क्या कहलाते हैं। छंद को पढ़ते समय आने वाली गति, गण, तुक, यति। तो दोस्तों छंद को पढ़ते समय जो आने वाला विराम है दोस्तों उसको यति कहा जाता है। जहाँ पे दोस्तों छंद को पढ़ते समय थोड़ा रुकते हैं उसको यति कहते हैं। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन थी। तो दोस्तों तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी डांडे, धोडला, बीटे और टिड्डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होता है डोंडे। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है वो है डोंडे। इसके बाद श्याम भी जाएगा में भी है, भी क्या है। क्रिया, निपात, विशेषण या संज्ञा। तो दोस्तों ये जो है निपात शब्द है, भी शब्द जो है भी तक, ये सब दोस्तों निपात शब्द कहलाते हैं। इसके बाद कृतिका भाग 1 में आए, कृतिका भाग 1 में आए पाठों में से एकांकी का नाम बताना है। तो दोस्तों इसमें एकांकी कौन है। तो दोस्तों इसमें एकांकी जो है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी दोस्तों क्या है, एक एकांकी है। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान से संबंधित दोस्तों। इसमें पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। कैदी और कोकला दोस्तों बताना, कैदी और कोकला दोनों ही खाली जगह देश के वासी थे। तो दोस्तों जैसा कि पता है कैदी और कोकला ये पंक्ति जो है ये जो कविता जो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। और दोस्तों इसमें जो है इसका जो गुलाम देश के, इसका राइट आंसर क्या है, गुलाम देश के वासी थे। दोस्तों ये कविता उस समय लिखी थी जब हमारा देश क्या था, गुलाम था। उस समय ये कविता लिखी गई थी। संचारी भावों की संख्या दोस्तों पता है आपको 33 होती है, इसको आप याद कर लें। संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भावों की संख्या 9। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, इसको भी आप याद कर लें। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, समग्र। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और खाली जगह के जानकार थे। तो दोस्तों फारसी और उर्दू के जानकार थे। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, उर्दू। फारसी और उर्दू के जानकार थे। उपहास शब्द में दोस्तों बताना उपसर्ग कौन है। तो उपहास शब्द में उपसर्ग दोस्तों किसी शब्दांश के प्रारंभ में जुड़ते हैं, इसलिए दोस्तों ने उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय दोस्तों शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं। उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। इसके बाद दोस्तों सत्य असत्य पूछा गया है। ईश्वर कावा कैलाश में मिल सकता है। दोस्तों बताना ईश्वर कावा कैलाश में मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों कबीरदास का कबीर से लिया गया प्रश्न है। तो ईश्वर दोस्तों हमारे अंतरात्मा में भी अंतरात्मा में है और इसको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यह सत्य है। संकट सागर में अलंकार है दोस्तों, इसका संकट रूपी सागर, ये दोस्तों सत्य है। जहाँ पे रूपी शब्द का प्रयोग होता है वहाँ दोस्तों रूपक अलंकार होता है। लड़की की माँ मर चुकी थी दोस्तों, ये सत्य है। लड़की की माँ क्या हो गई थी, मर चुकी थी। सालेम अली को उम्र की सती में पहुँचने में थोड़ा दिन ही बचे थे। तो दोस्तों ये भी सही है, थोड़े दिन बचे थे। इसका राइट आंसर दोस्तों सत्य है।
उत्थान का विलोम दोस्तों उन्नति होता है, गलत है। उत्थान का विलोम दोस्तों पतन होता है, ना कि उन्नति, इसलिए दोस्तों ये असत्य है। उत्थान का विलोम पतन होता है। रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालातों के थे दोस्तों, ये असत्य है। दकियानूसी ख्यालातों के नहीं थे। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी का मिलान करना है। सूफी संत हैं और एक साइड सूफी संत मुक्तक काव्य। तो दोस्तों सूफी संत में आ जाएंगे हमारे जायसी। जायसी क्या थे? एक सूफी संत थे और इन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी। मुक्तक काव्य के अंतर्गत दोस्तों आएगा कबीर के दोहे आएंगे। बुद्धिहीन प्राणी में दोस्तों आ जाएगा आपका गधा। और भूमि का वो दोस्तों पर्यायवाची होता है धरा। सोफा, लोटा और डिबिया ये सब दोस्तों हैं देशज शब्द। और कर्नाटक का छोटा शब्द जो कस्बा है उसका नाम है दोस्तों बागलकोट। तो दोस्तों ये थी सही जोड़ी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आप प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां संबंधित दोस्तों एक वाक्य में उत्तर से। कवियत्री ललदत्त का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य था? दोस्तों बताना है घर जाने से दोस्तों क्या चाह थी उनकी। तो दोस्तों जो कवि ललदत्त जो है परमात्मा से उनकी मिलने की इच्छा थी, इसलिए दोस्तों वो घर जाने की चाह थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परमात्मा से मिलने की इच्छा। परमात्मा से मिलने की इच्छा। इसके बाद दोस्तों मेघ आए बंठन में पंक्ति में कौन सा अलंकार? दोस्तों बताना इसमें कौन सा अलंकार है मेघ आए बंठन के। तो दोस्तों इसमें जो है ये मानवीकरण का प्रयोग, मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया? साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया? तो साहित्यिक पुरखे कहा गया दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी इन्हें दोस्तों कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। लोक में प्रचलित उक्ति को कहते हैं लोकोक्ति दोस्तों। लोकोक्ति कहा जाता है। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या था? तो दोस्तों जो साक्ष्य पत्रिका थी उसके विशेषांक का नाम था साहित्य विशेषांक। साहित्य विशेषांक। दोस्तों ये प्रश्न छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और लगातार आप प्रश्न पत्रों को हल करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। लेखिका मृदुला की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? तो उन्होंने दोस्तों मांगी थी पुत्र वधू के लिए पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी थी। इसके बाद दोस्तों भक्ति काल की विशेषताएं पूछी गई हैं प्रश्न क्रमांक 6वें में। तो भक्ति काल की जैसे कि विशेषताएं पता है दोस्तों, भक्ति काल में दो शाखाएं हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। भक्ति काल को दो भागों में बांटा है। सगुण भक्ति में दोस्तों राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है और निर्गुण में दोस्तों ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ये दोस्तों भक्ति काल के दोस्तों प्रमुख कवि हैं। निर्गुण शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। इन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की है। सगुण भक्ति में दोस्तों ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण भक्ति में दोस्तों सगुण भक्ति में ईश्वर के को जो है अवतार, ईश्वर का अवतार का मानता है कि सब ईश्वर अवतार लेते हैं, जबकि दोस्तों निर्गुण भक्ति में ईश्वर के अवतार की मानता नहीं है। प्रगतिवाद की दो विशेषताएं बताना दोस्तों। प्रगतिवाद मार्क्सवाद पर आधारित था। शोषण का विरोध किया गया दोस्तों इसमें, और शोषितों के प्रति सहानुभूति की गई है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया कवि सुमित्रानंद पंत और या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताएं लिखना है और दोस्तों इनकी दो रचनाएं और भावपक्ष। अरहर और सनई के खेत कवि सुमित्रानंद पंत को कैसे दिखाई दिए? कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया हुई दोस्तों, इसमें बताना है। इसके बाद है आपके अपने शहर में बच्चों को कहाँ कहाँ काम पर जाते देखा है, ये लिखना है। और सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने के लिए क्या आग्रह किया, और अपने शब्दों में दोस्तों इसको बयां करना है।
ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को बार बार करें। और काव्य किसे कहते हैं दोस्तों, मात्रिक छंद किसे कहते हैं। मात्रिक छंद दोस्तों वे होते हैं जिनकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धसममात्रिक। काव्य किसे कहते हैं दोस्तों, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। ये विश्वनाथ की परिभाषा है। काव्य के भेद दोस्तों श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अनुप्रास अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे कोई वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वो दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी नीले अंबर में। हास रस दोस्तों, इसका हास रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होता है तो दोस्तों वहाँ पे हास रस होता है। और दोस्तों इसका उदाहरण है दोस्तों, जैसे इसका उदाहरण आपने सुना होगा कि एक पापड़ वाला उदाहरण है दोस्तों एक, और एक बंदर और बंदरिया वाला। पापा ने सिलवा दिए 4 कोट 2 पैंट, मैं बन गया कॉलेज स्टूडेंट। यात्रा वृत्तांत दोस्तों, जिसमें किसी यात्रा का वर्णन किया जाता है, कोई लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करता है। नाटक और एकांकी में अंतर बताना, तो दोस्तों नाटक में जो है कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या। नाटक में दोस्तों आपका चंद्रगुप्त के जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है, और एकांकी में दोस्तों एक घूट एकांकी जयशंकर प्रसाद की। हरिशंकर परसाई अथवा महादेव वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं लिखना है, और इनकी 2 रचना भाषा शैली है। इसके बाद प्रश्न 14 पूछा है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में दोनों गहरी दोस्ती। दोस्तों ये आपके चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। हीरा और मोती जो 2 बैल थे दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी हीरा और मोती। इसके बाद लेखक राहुल सत्येंद्र ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया था, ये प्रश्न पूछा गया। लेखक महादेव वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं का उल्लेख करके बताया गया है। किस घटना में सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। संधि की परिभाषा बताना। संधि 2 वर्ण के मेल में जो परिवर्तन होता है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द दोस्तों संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द में दोस्तों जैसे कान का कर्ण होता है, हाथ का हस्त होता है, केला का कदली होता है, ये दोस्तों तत्सम शब्द हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न 18 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव में क्या होना आवश्यक है, हर नाव पर क्या होना आवश्यक है, लिखिए, इसको बताना था। इसके बाद रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य बताना था, और काव्यांश की दोस्तों ये संदर्भ प्रसंग तक व्याख्या करनी थी। तो एक 19वें प्रश्न में दोस्तों इसमें भी संदर्भ प्रसंग संग व्याख्या करनी है। ये प्रश्न दिया है आपका, इन प्रश्नों को देख लें आप। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका योग के महत्व पर आपको जो है एक अनुच्छेद लिखना है, और परीक्षा का निकट समय आने पर जो है समय का सदुपयोग करने के लिए अपने मित्र के साथ दोस्तों संवाद लिखना है। इसके बाद दोस्तों ये अपठित पद्यांश या काव्यांश दिया है, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके बाद दोस्तों एक अथवा में दूसरा दोस्तों पद्यांश दिया है, इसको भी आपको पढ़ करके इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपका 22वां प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको अपने प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, और इसमें अथवा में दोस्तों अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। जीवन में किसी एक विषय पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जीवन में खेलों का महत्व, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह देख लें। जीवन में खेलों का महत्व, और जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निदान, मेरी पूर्व पुस्तक, और आदर्श विद्यार्थी गुण। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। आप इस प्रश्न पत्र को अभ्यास करें, और हमें आशा है कि आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।